अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने अकाउंटिंग का ही लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए बीपी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने खास तौर से ये अपलोड किया है। जिसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अकाउंटिंग की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, और फिर उसके बाद जनरल एंट्री, जनरल लेजर, इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री के बारे में बताऊँगा। तो देखें स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो अकाउंटिंग के अंदर जब टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के मीनिंग्स मैंने बताए थे कि कोई भी ऐसी डीलिंग दो पर्सन के दरमियान, बिजनेस डीलिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। और जो डीलिंग होती है वो सेल परचेज के लिए की जा रही होती है, और वो दो तरह की होती है, एक कैश ट्रांजेक्शन भी होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती है। इन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, बिजनेस में जब रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जर्नल एंट्री अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री के अंदर जो है वो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे। इन ट्रांजेक्शन का मतलब ये कि जो भी एक बिजनेसमैन ने परचेज या सेल किया है, जो भी बिजनेस डीलिंग की है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाता है इसके बाद पे गुड्स या मर्चेंडाइज। ये आपको पता होगा अच्छी तरह कि गुड्स या मर्चेंडाइज हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि हम सेल कर रहे होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन का पर्पज़ है सेल करना, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स या मर्चेंडाइज कहेंगे। जैसे कि अगर मेरा कई कपड़ों का बिजनेस है तो मैं क्लॉथ्स मेरी मर्चेंडाइज है, बुक्स का बिजनेस है तो बुक्स मेरी मर्चेंडाइज है। इसी तरह आपके पास परचेज है, परचेज का मतलब बाय करना, कुछ चीज बाय करना है, और सेल मीन के सेल करना। ठीक है, तो परचेज करने का मतलब ये है कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए, उसको हम परचेजिंग कहते हैं। सेल का मतलब है कि जो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम सेल कहेंगे। जैसे कि अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर को सोल्ड आउट कर देता हूँ तो मेरी सेल कहलाएगी। लेकिन अगर मैं अपने ओल्ड फर्नीचर को सेल आउट करता हूँ जो कि मैं यूज़ कर रहा था, या मैं अपनी इक्विपमेंट को जो कि मैं यूज़ कर रहा था उसको सेल आउट करता तो मेरी सेल नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि इसकी एंट्री पे अगर हम बनाते हैं तो उसकी एंट्री इस तरह से बनती है कुछ, कि अगर मैं मर्चेंडाइज सेल कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मीन्स कि मैंने जब सेल की है तो मेरे पास कैश आ गया क्योंकि मैंने कैश पे सेल की है, और सेल्स क्रेडिट हो गई। और अगर मैंने अपनी पुरानी इक्विपमेंट को सेल आउट किया है तो उसके मेरे लिए मैं आपके पास रिकॉर्ड करूंगा कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। मीन्स मेरे पास से इक्विपमेंट चली गई, मैं ये नहीं कहूँगा सेल्स क्रेडिट बल्कि इक्विपमेंट कहूँगा, क्योंकि मेरा काम इक्विपमेंट सेल करना नहीं है बल्कि मेरा काम मर्चेंडाइज को सेल आउट करना है। लेकिन मैंने अपने पुराने इक्विपमेंट को सेल आउट कर दिया तो उसके लिए मैं इक्विपमेंट ही रिकॉर्ड करूँगा। इसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस में पेमेंट्स होती हैं, हम बिजनेस को रन करने के लिए जो अदा करते हैं, वो सारी हमारी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बिजनेस में एक्सपेंसेस तो हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ये सारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन एक्सपेंसेस को अदा किया जाता है। इनकम या रेवेन्यू क्या है, जो कि हम सेल आउट कर रहे हैं और उसके बदले में हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो हमारी सेल्स कहलाती है, जिसको हम रेवेन्यू या इनकम भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेसमैन अर्न करता है अपने बिजनेस से। इसके बाद में मैंने बताया था असेट्स। असेट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। असेट्स होते क्या हैं कि वो वैल्यूबल थिंग्स हैं जिनको कि एक फर्म के लिए रखना ज़रूरी है, यानी इनके होते हुए बिजनेसमैन अपनी चीज़ें अपने बिजनेस जो ईजिली चला सकता है, और उसके पास उसका राइट होता है, कि लीगल राइट होता है कि वो उनको यूज़ कर सकता है। जैसे कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है कैश, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कैश आ जाता है इसमें, अकाउंट रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड्स वगैरह। अभी कैश तो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारे पास कैश है, और इसी तरह कैश बैंक में है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, जब हम कस्टमर को उधार पे सेल करते हैं तो उसकी तरफ से हमें पैसे नहीं मिले होते, तो उसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। मीन्स कि हमें कस्टमर की तरफ से पैसे आने हैं, अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होने हैं, और ये हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी अकाउंट रिसीवेबल ही की काइंड है,
बस फ़र्क ये आ जाता है कि इसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज कस्टमर से साइन करवा लेते हैं और टाइम पे हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से। नोट रिसीवेबल, जिसमें हम प्रोमिसरी नोट लिखवा लेते हैं और कस्टमर हम लोगों को अपने प्रॉमिस के मुताबिक पेमेंट कर देता है। इसी तरह इन्वेंट्री, जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री कहलाती है। हमारे पास जो मौजूद है वो इन्वेंट्री है। ऑफिस सप्लाई, जो ऑफिस सप्लाईज के लिए जो स्टेशनरी वगैरह वो आ जाती है। प्रीपेड्स कहते हैं जो एडवांस में पेमेंट्स कर देते हैं। इन सबको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। ये सब हमारी जनरल एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन में यूज़ होंगी। फिक्स एसेट्स आ जाते हैं जो कि जिनको कि हम एक ही दफ़ा बाय करते हैं और इनको 1 साल बाद या 2 साल बाद इनको चेंज कर रहे होते हैं। इसीलिए इनको फिक्स एसेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनको एक ही दफ़ा हमने बाय किया होता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड गुडविल वगैरह। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें सिवाय लैंड के बाकी सब जो है वो क्या हो रहे होते हैं, डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, सिवाय लैंड और गुडविल के। इसी तरह फिर आ जाती है आपके पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हैं, जो कि अदायगियाँ होती हैं बिजनेस में। जो अदायगियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, हमने जो पेमेंट्स करनी है वो लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ भी दो किस्म की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। सॉरी, लाइबिलिटीज़ दो तरह की आ जाती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी हैं जो कि हमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने पे करनी है। जैसे कि अकाउंट पे बिल हो गया, बिल पे बिल हो गया, नोट पे बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट और अक्रूड एक्सपेंस। ये सारी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बिजनेसमैन को विद इन 1 ईयर उसको पे करनी है। 3 to 4 मंथ में उसको पे करनी होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। और जो है जिनमें अकाउंट पे पेबल का मतलब ये है कि हम अगर किसी से उधार खरीदारी कर रहे हैं, इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अकाउंट पेबल का अकाउंट मेंटेन करते हैं। मीन्स कि हमें वहाँ पे पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी हमारी है और हमने उसको पेमेंट करनी है। बिल पे भी उसी की काइंड है, बस फर्क ये है कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर देते हैं। इसी तरह नोट पे बिल के अंदर जो है प्रॉमिसरी नोट साइन कर देते हैं, वरना अदरवाइज ये अकाउंट पे बिल ही की टाइप है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। इसके अलावा अक्रूड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हमारे एक्सपेंसेस हमने टाइम पे अदा नहीं किए हैं। जो हमने टाइम पे अदा नहीं किए हैं तो ये हमारे लिए ड्यू एक्सपेंसेस हो जाते हैं, हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी बन जाते हैं। अगर इनको हम टाइम पे पे कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये हमारे लिए ड्यू एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए, ऐसे उधार बन गए। दूसरा आ जाता है आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये वो लोन है जो कि हम बैंक से लेते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके अलावा डिबेंचर या बॉन्ड्स आ जाते हैं, जो हम डिबेंचर होल्डर को या बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड इशू करते हैं और उसके बदले में हम कैश हासिल करते हैं। और जब बॉन्ड होल्डर हमें वापस कर देता है बॉन्ड, तो हम उसको पैसे उसके वापस दे देते हैं। उसका पैसा एज अ लोन के तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है सेल्स रिटर्न। ये रिटर्न इनवर्ड, इसका मतलब ये है कि जो हमने सेल की है वहाँ से कस्टमर के पास हमें इन्वेंट्री वापस आ गई है, तो वो सेल रिटर्न है। इसी तरह परचेज रिटर्न है, जो हमने परचेज की है और उसमें से इन्वेंट्री वापस कर दी, वो हमारी परचेज रिटर्न है। इसके बाद ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब ये था कि वो गुड्स या सर्विसेज या कैश जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं बिजनेस में से, बिजनेसमैन उसको ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। यानी आपको जो भी पर्सन चीज़ें रिकॉर्ड, जो भी पर्सनल पैसे निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। इसको हमेशा हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल सेलर की तरफ से दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जबकि दूसरा आ जाता है आपके पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट के दिया जाता है। यानी अगर हमने कोई परचेजिंग की, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें उसी वक्त मिल गया सप्लायर की तरफ से। कैश डिस्काउंट ये कि अगर हम कस्टमर को जिससे हमने खरीदारी की है, हम उसको अगर टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें जो है वो क्या कर देगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, जिसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। ये ज़्यादातर सेलर जो हैं वो कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट पे करते हैं, ताकि देते हैं ताकि कस्टमर उनको वक्त पे पेमेंट कर दे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनको दिया जाता है। कैपिटल का मतलब होता है जो भी गुड्स या कैश जो कि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और इसको हमेशा क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं।
कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा एंट्रीज को एक साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये हम जब समझेंगे जब हम उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख, सॉरी ये एंट्री दी हुई है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल की एंट्री ना, तो उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट को शो करा होता है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे अभी जब जनरल एंट्री बनाएंगे। अब रूल्स ऑफ डेबिट डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें आपके पास असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू, ये सारे हमारे हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। इनकी डिफरेंट नेचर होती है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। असेट्स हमेशा याद रखें डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बाय नेचर क्रेडिट होती हैं। अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट ही होंगी और अगर डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी, यानी अपने अगेंस्ट नेचर के अगेंस्ट होंगी। इसी तरह कैपिटल आपका क्या होता है? बाय नेचर क्रेडिट होता है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपके बाय नेचर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर वो इंक्रीज होते हैं, उनके अंदर इजाफा होता है तो वो डेबिट ही होंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह फिर आपके पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू जो है वो आपका बाय नेचर क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर उनके अंदर इजाफा होगा तो वो क्रेडिट होंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। अगर उनमें कमी होगी तो वो डेबिट हो जाएंगे, वरना जो है वो बाय नेचर क्रेडिट ही रहेंगे। अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट होंगे, अगर कमी हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएंगे। मीन्स के जो है वो अपनी नेचर के अगेंस्ट पे चले जाएंगे। तो ये जो है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को गो थ्रू करा दिया बेसिक टर्मिनोलॉजीज ने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल एंट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले जनरल एंट्री के। ठीक है, जनरल एंट्री का जो क्वेश्चन है इसमें जैसे लिखा हुआ है, आपके पास एक डाटा गिवन है जिसमें कह रहे हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताहिर ने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपीस बिजनेस में और उसने ये ट्रांजेक्शन अपनी कंप्लीट कर ली है। कुछ इस तरह से कि उसने शॉप रेंट एडवांस में पे कर लिया है और उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया 3 लाख से। इसके बाद फिर उसने परचेजिंग कर लिए उधार पे 1,70,000 की, और उसने गुड्स जो है वो परचेज किए हैं कैश पे 50,000 की। इसके अलावा मर्चेंडाइज उसने 1,50,000 की सेल की हैं और उधार पे भी सेल की हैं 50,000 की। कैश पे 1,50,000 की और उधार पे 50,000 की। इसके अलावा फिर उसने परचेज पेड किया है सप्लायर को 85,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने परचेजिंग की तो उधार पे 1,70,000 की, तो यहाँ पे इसकी पेमेंट की जा रही है। इसके बाद फिर उसने रिसीव किया है कैश 20,000 कस्टमर से, जिसको उसने सेल की थी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सेल की थी उधार पे 50,000 की, तो उसकी तरफ से पैसे हमें मिल रहे हैं 20,000 रुपीज़। इसकी ट्रांजेक्शन हम इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 3 लाख से स्टार्ट किया। 3 लाख रुपीज़ कैश के तौर पे बिजनेस में उसके आ गए, इसलिए उसने लिख दिया कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। मीन्स कि कैश उसके बिजनेस में आ गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। इसकी हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना दी जिसको हम कहेंगे नरेशन टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। ठीक है, सेकंड वाली क्या है कि हमने एडवांस पेमेंट रेंट कर दी, पे कर दिया। जब एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रीपेड, और प्रीपेड एक तरह से हमारा असेट्स बन जाता है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी ये वो एक्सपेंस है जो कि हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया है, इसको हम कहेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इसके नरेशन हम इस तरह से बनाएंगे टू रिकॉर्ड शॉप रेंट पेड इन एडवांस। इसके बाद फिर जो थर्ड की एंट्री थी हमने परचेजिंग की थी 1,70,000 की,
और वो भी हमने उधार पे की थी। तो आपने इसकी एंट्री बनानी है परचेजेस डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट पे बिल क्रेडिट हो जाएगा 1,70,000 से। इसके बाद फिर हमारी परचेजिंग थी कैश पे भी उसी तारीख को, बल्कि हम लोगों ने परचेजिंग की थी कैश पे भी 20th को परचेज की थी 50,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैश पे। तो आपने इसकी एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसकी हम नरेशन इस तरह से बनाएंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश बेसिस। परचेज के बाद फिर हमने क्या किया है, एंट्री बनाई है 23rd को किस पे, कैश पे। कैश पे हमने सेल की है और उधार पे भी सेल की है। कैश पे हम लोगों ने 150,000 की है, उधार पे 50,000 की है। तो टोटल सेल हमारी 2 लाख की हो गई। तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 2 लाख रुपीज़ से और कैश डेबिट हो जाएगा आपके पास 1,50,000 से, क्योंकि हमने 1,50,000 की रिसीव की है, सेल की है कैश की, कैश पे और 50,000 की उधार पे की है। तो 50,000 से अकाउंट से बिल डेबिट हो जाएगा। इसकी हम नरेशन ये बनाएंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पर। अब यहाँ पे हम क्या करें, सप्लायर को पैसे पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 25th को हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को 85,000 की। तो इसकी आप एंट्री बनाएंगे अकाउंट पे बिल डेबिट और कैश क्रेडिट। उसकी वजह ये है कि हम अपनी लाइबिलिटी अदा कर रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी पे हो रही है, इट मीन्स लाइबिलिटी कम हो रही है। मैंने बताया था कि जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या जाती है, वो डेबिट हो जाती है। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंट पे बिल डेबिट और कैश क्रेडिट 85,000 से। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें कैश रिसीव हो गया कस्टमर की तरफ से जिसको हमने उधार पे सेल की थी, 20,000 हमें रिसीव होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कैश डेबिट और अकाउंट सेबल क्रेडिट। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जनरल एंट्री बना ली। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसकी भी हमने क्या करनी है, जनरल एंट्री बनानी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बता दूं कि जनरल एंट्री के साथ साथ हमने जो है वो इसमें जनरल लेजर भी बनाना है। जनरल एंट्री इसकी तो इस तरह से बन जाएगी, जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि हमने इन्वेस्टमेंट की 3 लाख की, कैश और इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज़। तो आप इसको लिख देंगे कैश डेबिट और इक्विपमेंट डेबिट 1 लाख से और 3 लाख से, कैश और इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब उसके बाद फिर इसी तरह हमने परचेजिंग की एंट्री बनाई, उधार पे परचेजिंग की थी। इसी तरह मशीनरी की एंट्री बनाई, जो हमने मशीनरी कैश पे खरीदी थी। इसके बाद फिर हमने जो है वो उसकी, इसके बाद फिर हमने एंट्री बनाई कैश सेल की, कैश डेबिट और उधार की सेल की। 15,000 की टोटल हमारी सेल है। और इसी के बाद फिर हमने अकाउंट पेबल की एंट्री बनाई, जो हम लोगों ने पेमेंट की है। फिर उसके बाद हमने ड्राइंग की एंट्री बनाई, जो हम लोगों ने पर्सनल यूज़ के लिए इन्वेंट्री और कैश ड्रॉ किया है। अब इसके बाद आ जाता है कि हमने इसी एंट्रीज को अपने अपने पास जनरल लेजर के अंदर रिकॉर्ड करना है। जनरल लेजर के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो परचेजिंग की है, सॉरी इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ जहाँ हमारे पास कैश है, हम सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे कैश का। जो भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। जहाँ पे कैश डेबिट साइड पे है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। आपने इसकी एंट्री इस तरह से बनानी है। नंबर 1, यहाँ पे हमने लिख दिया कैश, और कितना कैश है हमारे पास, ये आया है, इन्वेस्ट जो हम लोगों ने किया है वो आया है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, इसके बाद फिर इक्विपमेंट डेबिट हो रही है, तो इक्विपमेंट को तो हम इक्विपमेंट के अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ जहाँ कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। 50,000 रुपये कैश गया है तीसरी एंट्री के अंदर, तो तीसरी एंट्री में हम यहाँ लिख देंगे 50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ में कैश हमारे पास फिर आया 10,000 से, हमने कैश लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद फिर फिफ्थ में कैश हमारे पास से गया 30,000 का। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया।
इसके बाद फिर 6 में फिर कैश हमारे पास से क्रेडिट हुआ है 10,000 का, इसकी भी हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। कितना हुआ ये 10,000 से। तो इस तरह से हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पे आपने इसका टोटल लिख देना है। बड़ी साइड का टोटल हमेशा याद रखिए दोनों तरफ आता है। जैसे हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लाख रुपीज। 3,10,000 रुपीज। इसके बाद फिर यही अमाउंट इसी तरह हम लिखेंगे इस जगह पे। और इधर 3,10,000 रुपीज। तो अब इन दोनों में फ़र्क कितना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी साइड की टोटल में से छोटी साइड को इसको माइनस कर लेंगे। ये कितनी बन रही है 30,000 और ये 50 60 70 80 और 90,000। 3,10,000 को में से 90,000 हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस बच जाएगा, वो हम इधर लिख देंगे। इसको हम एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं या कैरिड फॉरवर्ड भी कहते हैं। कितना आ गया, जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा इसका। 3,10,000 में से 80,000 माइनस हमने की है तो ये बचे आपके 2,50,000 और 2,40,000। 90,000 इसमें से माइनस किए तो 3,10,000, 2,10,000, 2,20,000 रुपये बचे। तो 2,20,000 रुपये हमारे पास एंडिंग बैलेंस रह गया। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया 2,20,000 रुपये। 2,20,000 ये एंडिंग बैलेंस आ गया और इसी को हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 2,20,000। ठीक है, तो ये एंडिंग बैलेंस हो गया 2,20,000। ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट पीरियड का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सबके टी अकाउंट बनाने हैं। अब जैसे जिनकी एक एंट्री है तो उनका भी हम टी अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे कि ऊपर है, हमने एक ही दफ़ा बाई की है, ये इन्वेस्ट किया, उसके बाद नहीं है, लेकिन हम एक दफ़ा भी रिकॉर्ड करें हम दिया हुआ है तो तब हम इसको इसको हम तब भी रिकॉर्ड करेंगे इक्विपमेंट को 1 लाख से। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब यही बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 लाख रुपीज़ के तौर पे। ठीक है, इसी तरह फिर वो इसको हम इस साइड पे भी लिखेंगे। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा।
यहीं पे हम लिख देंगे इसको। ₹1,00,000, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी ₹1,00,000। इधर आ जाएगा हमारा एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस भी यही आ जाएगा ₹1,00,000। इधर हम लिख देंगे जो बैलेंस है हमारा 1,00,000, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे लिख देना है। अब ये है हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा 1,00,000 से, ठीक है। तो आपने बाकी सारे भी जो है वो अकाउंट इसी तरह से बनाने, इसी तरह कैपिटल का आ जाएगा। और फिर हम इसी तरह परचेज का बना लेंगे, अकाउंट सेबल का बनाएंगे, अकाउंट पेबल का बनाएंगे, जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल एंट्री और जनरल लेजर। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा टॉपिक हमारा। हमने जनरल एंट्री भी कर लिया, जनरल लेजर भी पढ़ लिया। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक टर्म्स ही बता दी। अब आ जाता है इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री। इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस कुछ इस तरह से आता है जिसमें आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और जिसमें आपके पास एसेट्स, सॉरी एक्सपेंसेस और इनकम रेवेन्यू वगैरह वो आपको गिवन होती है। उनको देखते हुए आपने इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। इनकम स्टेटमेंट है क्या? इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसका मकसद क्या होता है, इनकम मालूम करना, आमदनी मालूम करना। एक बिजनेसमैन की को अपनी आमदनी मालूम करनी है, उसको मंथली अपना प्रॉफिट मालूम करना है कि उसने इस महीने कितना कमाया। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जितने भी उसके पास एक्सपेंसेस हुए उनको माइनस कर देगा, डिडक्ट कर लेगा अपनी सेल्स में से। तो सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट हम किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पे हम इसको देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनानी है। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए पहले से ही बना के रखी है। सेल्स हमारी 95,000 है, हमें इसमें से डाटा में से दिख रहा है। सेल्स रेवेन्यू है हमारे पास, ये 95,000 है। और इसके बाद फिर उसमें से सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट अगर है तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखें, सेल्स रिटर्न डिस्काउंट दोनों को हमने माइनस कर ली तो हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास 89,000 की सेल है। अब उसमें से आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जो हमने इन्वेंट्री सेल आउट की उसकी हमें कीमत कितनी पड़ी। जो हमने 89,000 की सेल की है उसकी हमें कीमत कितने की पड़ी। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें कीमत पड़ी हम वो वाली माइनस करेंगे, यानी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जिसका कि ताल्लुक बिजनेस की इन्वेंट्री परचेजिंग से है। फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमने परचेज करते वक्त किए हैं वो कौन कौन से हैं, आपके पास ये हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, क्योंकि हम सेल करने के लिए इन्वेंट्री बिगनिंग को भी सेल आउट करेंगे और जो कि 15,000 की है। फिर हमने जो परचेजिंग की है हम उसको भी ले लेंगे। हमने 70,000 की परचेजिंग की थी लेकिन हमने कुछ रिटर्न करा दिया और कुछ हमने डिस्काउंट दिया तो हमारे पास 64,100 की पड़ी हमें वो। इसके बाद फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है और ड्यूटी परचेजेस है। ये वो एक्सपेंसेस है जो कि हमने परचेज करते वक्त अदा किए हैं। रास्ते की इंश्योरेंस पे की है हमने, जो जो चीज़ इंपोर्ट की थी उसके ऊपर ड्यूटी पे की है, टैक्स पे किया है। तो इनको पे करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी इन्वेंट्री 68,000 की हमें पड़ गई और 15,000 की हमारे पास पहले से पड़ गई थी। इट मीन्स 83,000 की हमारी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल थी जिसको हम सेल कर सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ 28,000 की रोक ली कि नहीं वो सेल आउट हो सकती, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में सेल आउट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 55,800 की इन्वेंट्री जो है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल आउट करें 89,000 से। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 33,200 का। इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ गए 11,200। इस 11,200 को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 22,000 का आ गया। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, बासित एंड कंपनी की मर्चेंडाइज बिगिनिंग दी हुई है, परचेजेस दिए हुए हैं, कैरी चेन है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रेवेन्यू है, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल लीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स। बहुत सारे एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और इन्वेंट्री बिगनिंग भी दी हुई है, सेल भी। तो सबसे पहले हम सेल ले लेंगे।
इसकी इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये आपके सामने 80,000 की सेल है, जिसमें से हमने सेल रिटर्न माइनस करके 79,600 की नेट सेल हो गई। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों? जो हमने इन्वेंट्री सेल आउट की है उसकी हमें कीमत कितने की पड़ी, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ में जो इन्वेंट्री हमने इसको सेल आउट किया है उसमें हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री भी शामिल है जो कि 6,500 रुपये की है। परचेजिंग हमारी है 36,800 की, और कैरीज इन है, परचेज डिस्काउंट है, परचेज रिटर्न है। तो ये हमने इनको जब माइनस किया तो आपके पास नेट परचेजेस 37,100 की आई, और बिगिनिंग हमारे पास पहले से रखी थी, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री 43,600 की थी। उसमें से 4,500 की इन्वेंट्री नहीं सेल आउट हो सकी हमारी, तो ये हमारी जो सेल आउट हो गई उसकी हमें कीमत 39,100 पड़ी। इतने रुपए की इन्वेंट्री हमने सेल आउट कर दी, और हमने सेल आउट कितने की की है? 79 की की है। तो इस वक्त हमारा प्रॉफिट 40,500 हो रहा है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, अभी हमारे और एक्सपेंसेस माइनस करना रहते हैं, जिनमें हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि हमें बिजनेस में फेस करते हैं हम, और इनको अदा करते हैं। तो ये हमारे 17,000 है, इसमें से माइनस किए तो हमारे पास इनकम बच गई 23,500। अब इसी इनकम स्टेटमेंट को हम देखते हुए क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। क्लोजिंग एंट्री जो है वो, एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि क्लोजिंग एंट्री जो है वो इनकम स्टेटमेंट का ही सब्स्टिट्यूट है। दोनों का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मालूम करना है। बस मेथड में, प्रोसेस में दोनों के डिफरेंस है, प्रोसीजर में दोनों के डिफरेंस है। अब इसमें देखें, हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, और उनका टोटल हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंस एंड समरी अकाउंट के अंदर। इसके बाद पे सेल है, परचेज डिस्काउंट, ये सारे डेबिट कर देंगे और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंस एंड समरी के क्रेडिट अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है, इसको हम डेबिट कर रहे हैं और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंस एंड समरी एज अ क्रेडिट के तौर पे। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ एक्सपेंस एंड समरी डेबिट के तौर पे, जो कि हमारे एक्सपेंसेस को शो कर रहे हैं। हमारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं क्लोजिंग एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं उसको। तो हमने क्रेडिट कर दिए, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ गए। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मर्चेंडाइज बिगनिंग और परचेजेस को मैंने क्यों लिया है, कैरिजन को क्यों लिया? देखिए ये सारे तो हमारे एक्सपेंसेस हैं ही हैं, लेकिन मर्चेंडाइज बिगनिंग क्या होती है, जो कि हमारी इन्वेंट्री पहले से ही रखी होती है, इसको हम सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारी एक्सपेंसेस में आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन रही है, जो भी चीज़ हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन रही होती है वो हमारी एक्सपेंस होती है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। और परचेजेस के तौर पे भी इसको, परचेजेस जो हमने की है इन्वेंट्री, वो तो है ही हमारे एक्सपेंस, उनको भी लेंगे। कैरिजन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही, ये भी एक्सपेंसेस हैं। सेल रिटर्न को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कस्टमर ने हमें वापस करा दी तो हमारी इनकम कम हो गई है, जब इनकम कम हो गई तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास जो है वो दूसरा, सेल रिटर्न, और सॉरी सेल्स और परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट, सेल को तो हमने, रेवेन्यू को हमने डेबिट कर लिया, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और इन सब को क्यों किया? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो वो है जो कि हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकी, तो इस वजह से हमने इसको इनकम में ले लिया, रेवेन्यू में। ठीक है, क्योंकि उसने हमारी आमदनी को भी बढ़ा दिया, इसकी वजह से हमारी आमदनी बढ़ गई, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हुई है। और दूसरा ये कि हम इसको नेक्स्ट पीरियड में एक्सपेंस के तौर पे लेंगे, अभी हम इसको, जो हमारे पास इन्वेंट्री बच गई वो एज अ प्रॉफिट के तौर पे हम इसको काउंट करेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, इसने हमारी एक्सपेंसेस को कम कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो सॉरी, इनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ इनकम के तौर पे, तो ये हमारी सारी डेबिट हो जाएंगी। तो हमारी इनकम 85,000 की हो रही है और हमारे एक्सपेंसेस 62,000 के हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, आमदनी ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है। तो इसको जब माइनस करेंगे इसमें से, जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों का आ रहा है 23,500, जबकि हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी डिफरेंस आ रहा था 23,500। तो दोनों का एक ही मकसद होता है, नेट प्रॉफिट मालूम करना या नेट इनकम मालूम करना। और हम इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इस प्रॉफिट को हम एक्सपेंस समरी के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट जाके जमा हो रहा होता है, तो इधर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये थे हमारे आज तक के टॉपिक, जितने भी थे ये मैंने आप लोगों को बता दिए। कौन कौन से हमने शुरू में पढ़े, इन अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 हमने जनरल एंट्री को पढ़ा, नंबर 3 जनरल लेजर को, नंबर 4 इनकम स्टेटमेंट, और नंबर 5 क्लोजिंग एंट्री। ये सब मेरे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उन सबको ये समझाने के लिए था मेरा ये लेक्चर। और यही मेरा जो है सिलेबस है मेरा पूरा, और यही स्टूडेंट को जो है मैं दूंगा पेपर के अंदर। अब अगर अगर किसी स्टूडेंट को और मज़ीद जनरल नॉलेज के, जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, उसके लिए जनरल एंट्री की या जनरल लेजर की,
तो उसके लिए आप लोग मेरे दूसरे टॉपिक को भी देख सकते हैं, ठीक है? वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।